गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हम सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर चुके हैं, जहां हमने दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट किया, लेकिन वो सीरीज में कनेक्टेड थे। वो सब के सब कैपेसिटर्स एक ही पाथ पे लाई कर रहे थे, तो हमने उनका नाम दिया सीरीज कॉम्बिनेशन। आज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में दूसरे टाइप की कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे, और वो नाम होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। वो टाइप है हमारी पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब डियर स्टूडेंट, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने कहा था कि जब हम किसी दो पॉइंट्स ए और बी के बीच मूव करें, और वहां दो पॉइंट्स के बीच मूव करने के लिए हमारे पास केवल एक ही रास्ता हो, तो उस रास्ते पे जितने भी कैपेसिटर होंगे वो सब के सब सीरीज में होंगे। लेकिन यहां पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच मूव करना चाहें, लेकिन वहां उन दो पॉइंट्स के बीच एक रास्ता नहीं, एक से ज्यादा रास्ते भी हमारे पास हो सकते हैं। एक से ज्यादा चॉइसेस हमारे पास होंगी कि हम इस रास्ते से भी जा सकते हैं, उस रास्ते से भी जा सकते हैं। तो फिर जो कॉम्बिनेशन होगा कैपेसिटर्स का, वो हमारे पास बनेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो डेफिनेशन ये आएगी, द कैपेसिटर्स आर said to be connected in parallel if we can proceed or we can move from one point to another point along different paths, or from one point to another point through different paths। अलग अलग पाथ से जब हम एक पॉइंट से दो पॉइंट या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच जा सकते हैं, तो वहां जो कॉम्बिनेशन होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। देखिए कैसे ये हम बात कह रहे हैं। मान लो कि यहां पे एक कैपेसिटर आपने ये रखा, एक कैपेसिटर ये रखा, और एक कैपेसिटर ये रखा। हमने तीन कैपेसिटर लिए, कितने भी हो सकते हैं, ये कोई कंडीशन नहीं है। हम यहां तीन मान के चलते हैं, और हम देखते हैं कि ये तीनों पैरेलल में होंगे, सीरीज में होंगे। मान लीजिए कि यहां पे ये एक सर्किट है, इसको हमने कुछ इस तरह से कनेक्ट करा दिया है। ये कैपेसिटर फर्स्ट था, इसकी कैपेसिटेंस का नाम दीजिए C1, इसका नाम C2 और इसका नाम C3। ये C1, C2, C3 तीनों ही एक पॉइंट पे मिलते हैं। एक पॉइंट का नाम दे दो A और एक पॉइंट का नाम दे दो B। इन तीनों को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब यहां ये जो बैटरी है, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो ये तीनों ही, देखिए ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये तीनों इस बैटरी से कनेक्ट हैं, और डायरेक्ट कनेक्ट है, एक दूसरे के थ्रू कनेक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट कनेक्ट है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा था कि C1 डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट था, C2 डायरेक्ट कनेक्ट नहीं था, C2 C1 से कनेक्ट था, और C3 की एक प्लेट डायरेक्ट कनेक्ट थी और दूसरी प्लेट C2 से कनेक्ट थी। यहां पे इन कैपेसिटर्स की दोनों प्लेट डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट हैं,
यहां जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसका नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या ये कैपेसिटर ये कैपेसिटर ये कैपेसिटर यहां देखने से ही पैरेलल में दिख रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हम यहां नाम देंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो चार्ज था वो चार्ज डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर्स के बीच सेम था सीरीज कॉम्बिनेशन में। लेकिन अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये V, ये पोटेंशियल डिफरेंस जितना इस C2 के अक्रॉस है उतना ही C1 के अक्रॉस मिलेगा, उतना ही C3 के अक्रॉस मिलेगा। सेकेंड यूनिट में जब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे तो वहां और अच्छे से समझ आएगा, और वहां हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे। सेम यहां हम कैपेसिटर्स को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, सेकेंड यूनिट में हम रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और ज्यादा पढ़ चुके हैं कि कहां ये चेंज होगी कहां चेंज नहीं होती। यहां पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहां भी V है, यहां भी V है और यहां भी V है। तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं था, वहां सेम था चार्ज, लेकिन यहां चार्ज रहेगा डिफरेंट। मान लो ये Q1 ये Q2 और ये है यहाँ Q1 Q2 और Q3। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इस तरफ से प्लस Q चार्ज जाएगा और इस तरफ से माइनस Q चार्ज। ये प्लस Q चार्ज यहां स्टोर होगा इस लेफ्ट साइड प्लेट्स पे, तीनों कैपेसिटर की लेफ्ट साइड प्लेट्स पे, और ये नेगेटिव चार्ज इन सब कैपेसिटर्स की राइट साइड प्लेट पे कलेक्ट होगा। लेकिन ध्यान रखिए कि तीनों पे जो चार्ज एक्यूमुलेट होगा वो अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। इस पे चार्ज का नाम दिया Q1, इस पे नाम दिया Q2 और इस पे नाम दिया Q3। ये अलग अलग चार्जेस हमने यहां मान लिए। अब जो चार्ज हमने यहां बैटरी से भेजा था वो टोटल चार्ज था हमारे पास Q। मैंने कहा था कि नेट चार्ज तो प्लस Q माइनस Q, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से 0 बनेगा। लेकिन यहां हम जब कैपेसिटर की बात करेंगे तो टोटल चार्ज के नाम पे हम ये नहीं कहेंगे कि 0 है, हम दोनों चार्जेस में से प्लस और माइनस में से प्लस के लिए बताएंगे दिस इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर। टोटल चार्ज कितना था कैपेसिटर में? प्लस Q। प्लस Q 3 पार्ट्स में डिवाइड हो, Q1 Q2 Q3। तो यहां पे हमारे पास टोटल चार्ज Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 Q2 और Q3 की अगर हम वैल्यू लिखें तो वैल्यू क्या आएगी? आपने ये रिलेशन भी पढ़ रखी है, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। यहां से जब हम Q की वैल्यू निकाले तो बनेगी CV। अगर फर्स्ट चार्ज के कोरस्पोंडिंग निकाले तो बनेगा Q1 इक्वल्स टू C1 और पोटेंशियल V ही थी वो सेम रहेगी। सेकंड के कोरस्पोंडिंग निकाले तो Q2 इक्वल्स टू C2V, कोमा अगर Q3 के कोरस्पोंडिंग निकाल दें तो बनेगा C3V। अब यहां Q1 Q2 Q3 की वैल्यू पुट करिए, हमें मिलेगा Q इक्वल्स टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। क्या हम यहां से V को कॉमन ले लें? C1 प्लस C2 प्लस C3 और साथ में V। ये जो Q चार्ज था इस Q चार्ज की वैल्यू आप पुट कर दीजिए CV। V से V कैंसिल आउट, C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं है हमारे पास? क्या ये इन तीनों का एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं है?
अगर हम इन तीनों को हटा के इतने कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगाएं तो हमारे पास वही कंडीशंस रहेंगी, हमारे पास सेम कंडीशंस रहेंगी जब ये तीनों हमने अलग अलग लगाए थे तब। सो ये C जो आया है, ये C का हम नाम देंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो अगर आपको कैपेसिटर्स दे रखे हैं और पैरेलल में हैं, तो आप उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहें तो सिंपली सबकी कैपेसिटेंस को आप ऐड कर दीजिए, हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। सीरीज में हमारे पास था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज, वो था 1 अपॉन, या अगर दो कैपेसिटर्स की हम बात करें, चलो उसमें हम ये लिख देते हैं 1 अपॉन CS, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये हमारे पास सीरीज में जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाले तब, ये जब हम पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाले तब। सीरीज में ध्यान रखिए चार्ज सेम था लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था। पैरेलल में हमारे पास चार्ज डिफरेंट है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। चार्ज इज डिफरेंट but potential difference is same. Potential difference is same. ये दोनों कंडीशंस हम इन कैपेसिटर्स का जब सर्किट सोल्व करेंगे तो हमें यहां इनका यूज करना पड़ेगा। डायरेक्टली कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि ये पैरेलल में है या सीरीज में। जैसे यहां तो देखने से हमें पता चलता है कि ये पैरेलल में है, लेकिन जब एक बड़ा सर्किट मिलेगा, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन मिलेगा, तो उसमें हम डायरेक्टली ये नहीं बता पाएंगे कि ये पैरेलल में है या सीरीज में। तो फिर हम उनको पैरेलल और सीरीज में आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये कंडीशंस देखेंगे, ये कंडीशंस यूज करेंगे और इनकी मदद से बताएंगे कि ये सीरीज में है या पैरेलल में। अगर सीरीज में हुए तो वहां पे जो चार्ज मिलेगा वो सेम मिलेगा, और अगर पैरेलल में हुए तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। हमने कहा था कि एक कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी स्टोर होती है। क्या कैपेसिटर चार्ज स्टोर नहीं करता? जब वो चार्ज स्टोर करता है तो वहां एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी स्टोर होती है। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं कि वो कितनी आएगी। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, ये वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। जो वैल्यू आएगी हमारे पास, पहली बात उस वैल्यू को अगर हम लिख दें, पहले वैल्यू देख लेते हैं कि वैल्यू आएगी E इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आएगी और इस वैल्यू को हमें ड्राइव करना है। जो एनर्जी आएगी एनर्जी स्टोर्ड, उसकी वैल्यू होगी 1/2 CV स्क्वायर। दूसरी वैल्यू होगी, मतलब इसको ही थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दे तो, क्योंकि C इक्वल्स टू QV, यहां से अगर मैं V की वैल्यू निकालूं तो V बनेगा हमारे पास Q अपॉन C। इस V की वैल्यू यहां हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 C Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। C से C ये कैंसिल आउट, Q स्क्वायर अपॉन 2C। सो ये एनर्जी की एक्सप्रेशन हमें निकालनी है। दैट इज द एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में। अब ये डेरिवेशन इसका हम देखेंगे कि ये एनर्जी स्टोर जो E इक्वल्स टू CV स्क्वायर है, ये हमने कैसे निकाल दिया है। देखिए, मान लो कि आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं। इनिशियली आप अज्यूम कर लीजिए कि दोनों न्यूट्रल है, और दोनों न्यूट्रल है इसका मतलब दोनों पे कोई चार्ज नहीं है।
So let us assume a parallel plate capacitor, and initially it is neutral or it is uncharged, इस पे कोई चार्ज नहीं। अब जब हम इस प्लेट्स के ऊपर एक चार्ज इंड्यूस करेंगे, कुछ चार्ज लेके आएंगे, तो उस चार्ज को लाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा कि नहीं, और वही वर्क आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। यहां भी वही वर्क जो हमने उस चार्ज को एक्युमुलेट करने के लिए, जो चार्ज को स्टोर करने के लिए किया है, वही वर्क यहां एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। अब वो वर्क हमें निकालना है कि कितना स्टोर होगा। मान लीजिए कि हमें इस कैपेसिटर को, जो कि अनचार्ज था, उसे चार्ज करना है, तभी तो हम कुछ वर्क करेंगे चार्ज करने में। चार्ज करेंगे तो लास्ट में जो टोटल चार्ज आना चाहिए इस कैपेसिटर पे, वो होना चाहिए Q। और Q होने का मतलब ये है कि इस पे तो प्लस Q होगा और इस पे होगा माइनस। अब ये जो चार्ज प्लस Q और माइनस Q है, ये प्लस और माइनस Q चार्ज एट द एंड ऑफ चार्जिंग द कैपेसिटर। जब हम कैपेसिटर को चार्ज कर देंगे और लास्ट में फुली चार्ज जब कर देंगे, तो इस पे प्लस Q और माइनस Q चार्ज आना चाहिए। So let us assume a parallel plate capacitor, and initially it is uncharged, and during charging or at the end of charging the capacitor, plate 1 has charge plus Q and another has minus Q। ये जो प्लेट 1 थी, इसका नाम 1 दे दो, इसका नाम 2 दे दो। इस प्लेट 1 पे तो प्लस Q चार्ज आना चाहिए और इस सेकंड प्लेट पे माइनस Q चार्ज आना चाहिए। कैसे चार्ज आएगा ये प्लस Q और माइनस Q? पहले दोनों अनचार्ज थे, मतलब इस पे जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, इस पे भी जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो टोटल मिला के 0 बना रहे थे। अनचार्ज था, न्यूट्रल था। अब हमने क्या किया, इस पे तो प्लस करना है, इस पे माइनस। इसका मतलब यहां से जो माइनस इलेक्ट्रॉन थे, यहां से वो माइनस इलेक्ट्रॉन यहां से तो हटाएंगे। यहां से जब माइनस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देंगे यहां, तो धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस प्लेट से सेकंड पे जाएंगे। तो यहां तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती हुई जाएगी और यहां इलेक्ट्रॉन्स की संख्या घटती हुई जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां बढ़ रही है तो यहां नेगेटिव चार्ज, और अगर यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो रही है तो यहां पॉजिटिव चार्ज। ये आपको बताइए। सो यहां पे जब हम इस चार्ज को ट्रांसफर करेंगे इस सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट पे प्लस Q चार्ज को, तो हमें यहां कुछ वर्क करना पड़ेगा। नाउ we transfer positive charge. From plate 2 to plate 1, and in transferring the charge we have to do some work. And this work
and this work will store as energy of कैपेसिटर। यही वर्क उस कैपेसिटर की एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, लेकिन वो वर्क होगा कितना, वो वर्क अब हमें निकालना है। भाई जैसे जैसे चार्ज को हम लेके आएंगे, पहले चार्ज 0 था, जब फर्स्ट चार्ज को लेके आए, बिल्कुल थोड़े से चार्ज को लेके आए इनिशियली, सबसे इनिशियली, तो वहां जो वर्क किया होगा हमने, वो वर्क बहुत कम किया होगा, क्योंकि यहां इस तरफ कोई भी रिपल्सन के लिए प्लस चार्ज था ही नहीं, तो वर्क कम किया। जैसे जैसे इस पे प्लस चार्ज की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे यहां से जो प्लस चार्ज आएगा, उस प्लस चार्ज के ऊपर रिपल्सन बढ़ता जाएगा, और रिपल्सन जब बढ़ता हुआ जाएगा, किसके कारण रिपल्सन बढ़ेगा, जो हम पहले चार्ज लेके आए थे वही चार्ज आने वाले पॉजिटिव चार्ज पे रिपल्सन अप्लाई करेगा, और उसी रिपल्सन के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। जैसे जैसे रिपल्सन बढ़ता हुआ जाएगा, वैसे वैसे वर्क की जो अमाउंट है वो भी चेंज होती हुई जाएगी, और हमें अलग अलग अमाउंट का वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब ड्यूरिंग दी होल प्रोसेस जो वर्क हमने किया वो सेम नहीं रहा, वर्क की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो नेट वर्क निकालने के लिए किसके बीच का नेटवर्क, 0 चार्ज से लेके प्लस Q चार्ज लाने तक जो हमने वर्क किया, वो वर्क हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि अलग अलग वर्क हमने किया है। कुछ चार्ज को लाने में अलग वर्क किया, कुछ को लाने में अलग वर्क किया। तो हम क्या करें, सिमिलरली जैसे पीछे हम करते हुए आए हैं कि हम एक स्मॉल चार्ज की वैल्यू मान लें, और उस स्मॉल चार्ज को लाने में जो वर्क हुआ वो निकाल लेंगे। टोटल वर्क 0 से Q चार्ज तक लाने में जो हमने किया, उसके लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ये हम प्रोसेस यहां करेंगे। मान लीजिए किसी भी एक इंस्टेंट पे चार्ज इन पे आ गया है Q डैश, लेट at any instant charge on capacitor is Q dash and minus Q dash। मतलब कैपेसिटर की दो प्लेट्स में से एक पे प्लस Q डैश आ गया है, एक पे माइनस Q डैश आ गया है। एक किसी भी बीच के इंस्टेंट पे हमने मान लिया है। अब ये Q डैश और माइनस Q डैश आने के बाद, ये टाइम t पे यहां प्लस Q डैश, यहां माइनस Q डैश। अब यहां से हम एक स्मॉल चार्ज को भेजते हैं सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट में, और स्मॉल चार्ज की वैल्यू आप दे दीजिए dq। इस स्मॉल चार्ज dq को जब आप भेजेंगे, तो dq को भेजने के लिए जो आपको वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क कितना आएगा देखिए, और dq की बजाय आप यहां ये dq डैश मानिए, तभी इंटीग्रेशन इजीली हो पाए। सो ये dq डैश को हमने यहां से भेजा, ये पॉजिटिव चार्ज हम यहां भेज रहे हैं, तो यहां पे तो आएगा q डैश प्लस dq डैश, और यहां बनेगा q डैश माइनस dq डैश आफ्टर ट्रांसफरिंग दिस पॉजिटिव चार्ज dq डैश। ये dq डैश के ट्रांसफर होने के बाद की कंडीशन है, ध्यान रखना। अब इस dq डैश को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो कितना वर्क करेंगे वो देखिए। Let at any instant charge on capacitor is Q dash and minus Q dash, and यहां जो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, वो कैपेसिटेंस आप मान के चलिए कि कैपेसिटेंस है C। सो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच कितना रहेगा, एंड एट दिस इंस्टेंट potential difference between the plates is V dash, and V dash equals to C equals to, ये रहा ना V equals to Q upon C, तो V dash equals to
ये जब V डैश हमने निकाला जब चार्ज कितना था Q डैश, कैपेसिटेंस कितनी थी C, वो कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट ही रहेगी, वो तो चेंज नहीं होगी। इस कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की कितनी क्षमता है, ये आप मान लीजिए कि उसमें कितनी टेंडेंसी है, कितनी एबिलिटी है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। ये तो डिपेंड करता है एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस तो सेम ही रहेगी कि भाई इतना चार्ज ये स्टोर कर सकता है। अलग अलग कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस अलग अलग होती है। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C। यहां लिख देते हैं, लेट अस अज्यूम ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस C। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C। सो यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस आया एट दिस इंस्टेंट, दैट इज V डैश इक्वल्स टू Q डैश अपॉन C। नाउ वर्क डन in transferring a small charge dq dash is, वर्क होता है हमारे पास q अपॉन v, यही वर्क होता है, ये हमने निकाल रखा है। यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो है v डैश, जो चार्ज है वो है dq डैश, ये रहा dq डैश। सो चार्ज स्मॉल है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वर्क आएगा वो भी वर्क स्मॉल आएगा। ये वर्क तो तब आया जब हमने स्मॉल चार्ज dq डैश को ट्रांसफर किया तब। अगर हम टोटल चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा वो निकाले तो क्या होगा। पहले चार्ज था 0, लास्ट में आया प्लस q। सो 0 से q तक जो टोटल चार्ज ये हमने भेजा, इसको करने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहां इंटीग्रेशन कर दें। सो इंटीग्रेशन करेंगे इन फाइंडिंग टोटल वर्क डन, फॉर फाइंडिंग टोटल वर्क डन we have to integrate from 0 to capital Q and V dash dq dash। यहां वर्क डन का इंटीग्रेशन तो बनेगा W इक्वल्स टू 0 से Q V dash, that is the potential difference and its value is Q dash upon C, साथ में dq dash। C कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए। यहां बनेगा 0 Q एंड Q डैश dq डैश। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन बनेगा, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा होगा आई थिंक, इंटीग्रेशन +1 में भी थोड़ा बताया होगा, और अगर नहीं बताया है तो +2 में आपने पढ़ा होगा या पढ़ लेंगे। सो W इक्वल्स टू Q डैश स्क्वायर अपॉन 2C। कहने का मतलब यहां dq डैश के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, ये q डैश वेरिएबल है, इसकी जितनी पावर थी उस पावर में एक ऐड कर दीजिए। पावर पहले 1 थी, ये q डैश है, कभी ये सोचो कि ये पावर है, इसका नाम है q डैश, q डैश की पावर 1 थी। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन के लिए जो पावर थी उसमें 1 ऐड कर दीजिए, और जो ऐड करने के बाद पावर आई उससे डिवाइड कर दीजिए। पावर 1 थी, ऐड करेंगे तो 2 बनेगी, जो आई ऐड करने के बाद पावर उससे डिवाइड कर दीजिए। सो q डैश स्क्वायर अपॉन 2 और c का साथ में, ये वर्क हमने किया। यहां जो लिमिट थी वो थी 0 से q। सो w दैट इज द नेट वर्क डन इज q स्क्वायर अपॉन 2c, और यही वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। दिस वर्क डन इक्वल्स टू एनर्जी, और यही हमें निकालना था। देखिए यहां हमने लिख रखा है q स्क्वायर अपॉन 2c। अब दूसरी जो एक्सप्रेशन है cv स्क्वायर, हाफ cv स्क्वायर, ये कहां से आएगी, एनर्जी हमारे पास आएगी प्लस E इक्वल्स टू q स्क्वायर अपॉन 2c।
Q को हटाना है और C और V को यहां पे लेके आना है। सो Q इक्वल्स टू होता है CV। Q इक्वल्स टू CV। इस Q की जगह आप CV लिखिए 1/2 C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C। C से C कैंसिल आउट। दिस इज द सेकंड एक्सप्रेशन 1/2 CV स्क्वायर और Q स्क्वायर अपॉन 2C। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये हमारे पास एनर्जी की एक्सप्रेशन है, वो एनर्जी जो यहां स्टोर होगी इस कैपेसिटर में। नाउ द क्वेश्चन अराइज इज दैट वेयर डज दिस एनर्जी रिजाइड और वेयर डज दिस एनर्जी एक्युमुलेट और डिपॉजिट। ये जो एनर्जी है ये कहां जमा होती है? वेयर डज दिस एनर्जी reside? This is the question. अब आप कहेंगे कि ये बिटवीन द प्लेट्स रिजाइड होती है, बिटवीन द प्लेट्स डिपॉजिट होती है। इस चीज को हम दूसरे तरीके से देखें, आंसर यही है, लेकिन दूसरे तरीके से देखें वो आप देखिए क्या होगा। भाई मान लीजिए कि यहां जो कैपेसिटेंस था वो C था और इन दोनों प्लेट्स के बीच सेपरेशन थी D। अगर मैं सेपरेशन को बढ़ा दूं, इफ we increase or we do twice the separation between the plates, twice the separation between the plates, जो प्लेट्स है उनके बीच का सेपरेशन ट्वाइस कर दूं, देन C will be half। जो C है बच्चों, जो कैपेसिटेंस है वो आधी हो जाएगी। जब यहां पे कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट है ना, तो इसकी कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एरिया था प्लेट्स का A, सेपरेशन था इनिशियली D, तो कैपेसिटेंस आई एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर सेपरेशन 2D कर दिया जाए तो C1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A तो सेम रहा, ये बना 2D। क्या मैं 1/2 और इसको एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D लिख सकता हूं? ये जो क्वांटिटी बनी क्या ये C के बराबर नहीं है? इसका मतलब C1 इक्वल्स टू C/2, हाफ ऑफ इनिशियल, आधी हो गई। अगर कैपेसिटेंस आधी हो गई है तो एनर्जी कितनी होगी वो आप देखिए। यहां से आप इस कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट कर दीजिए और इस E इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C में पुट करिए, हमें मिलेगा E इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C इंटू 2। ये जो C/2 था ऊपर जाएगा तो ट्वाइस होगा और 2 से 2 कैंसिल आउट, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। या कैंसिल आउट मत करिए, आप करिए क्यू स्क्वायर अपॉन 2C और सारे के मल्टीप्लाई में 2। ये जो आपके पास नई एनर्जी आई है E1, ये E1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इनिशियल एनर्जी नहीं है। इनिशियल एनर्जी थी क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। यहां पे ये क्यू स्क्वायर अपॉन 2C क्या E की वैल्यू नहीं है, तो हमने लिखा 2E1 और सॉरी 2E। इसका मतलब अगर यहां हम सेपरेशन इंक्रीज कर दें तो एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो कहने का मतलब यहां जो एनर्जी स्टोर हुई, ये जो एनर्जी क्यू स्क्वायर अपॉन 2C हमारे पास आई, ये एनर्जी कहां पे स्टोर हुई? ये एनर्जी स्टोर हुई बिटवीन द प्लेट्स और बिटवीन द वॉल्यूम और इन द वॉल्यूम ऑफ द प्लेट्स। जो प्लेट्स थी उन प्लेट्स की वॉल्यूम में ये एनर्जी स्टोर हुई है और इस एनर्जी की वैल्यू आ गई है हमारे पास ट्वाइस। तो यहां अगर हम ये निकालना चाहे कि वॉल्यूम, आप देखिए जब वॉल्यूम कम थी तो एनर्जी कम आई, वॉल्यूम ज्यादा तो एनर्जी और ज्यादा, वॉल्यूम और बढ़ा दी जाए तो और भी ज्यादा एनर्जी होगी। वॉल्यूम कहां है?
भाई डी एक लेंथ तो ये बन गई, और दो लेंथ ये एरिया भी तो रखता है ए। तीन डायमेंशन से मिलके हमारे पास वॉल्यूम बनती है। दो डायमेंशन इसमें, एक डायमेंशन ये, दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तीन डायमेंशन मिलेंगे, मतलब हमारे पास वॉल्यूम आएगी। तो वॉल्यूम इनिशियली है v इक्वल्स टू ए डी। अगर इसको ट्वाइस करेंगे तो वॉल्यूम भी ट्वाइस, इसको थ्राइस करेंगे तो वॉल्यूम भी थ्राइस होगी, 4 टाइम्स करेंगे तो वॉल्यूम भी 4 टाइम्स। वॉल्यूम चेंज होने से एनर्जी स्टोर्ड भी चेंज होगी। सो यहां पे अलग अलग वॉल्यूम के लिए एनर्जी की वैल्यू अलग अलग आई, लेकिन अगर हम इस एनर्जी की वैल्यू पर यूनिट वॉल्यूम निकाल दें तो वो तो सबके लिए सेम होगी। तो हम ये जो एनर्जी 1/2 CV स्क्वायर आई है, इसकी वैल्यू पर यूनिट वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, तो हमें एग्जैक्ट वॉल्यूम, एग्जैक्ट एनर्जी की वैल्यू मिलेगी एक यूनिट वॉल्यूम में। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होगा। यहां तो अलग अलग वॉल्यूम के लिए अलग अलग है, तो हम बता ही नहीं सकते कि कितनी आएगी, वॉल्यूम के हिसाब से चेंज होगी, लेकिन एक यूनिट वॉल्यूम के लिए तो हम बता ही सकते हैं। सो यहां अब हमारा काम रहेगा एनर्जी डेंसिटी निकालना। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है? इस एनर्जी डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल यू से, एंड स्मॉल यू इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी हमारे पास कितनी थी? 1/2 CV स्क्वायर। एनर्जी हमारे पास थी 1/2 CV स्क्वायर। वॉल्यूम कितनी थी? टोटल वॉल्यूम थी AD। भाई AD वॉल्यूम थी, इसमें एनर्जी आई हाफ CV स्क्वायर। यूनिट वॉल्यूम में आएगी 1/2 CV स्क्वायर अपॉन AD। यही तो हमें निकालना है। सो यहां से आप लिखिए 1/2 CV स्क्वायर अपॉन AD। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए यूनिट वॉल्यूम। ये AD यूनिट वॉल्यूम नहीं है, ये ध्यान रखना, ये एनर्जी यूनिट वॉल्यूम में है। इसकी तो वॉल्यूम, इसकी तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो यहां पे हमारे पास आया 1/2 CV स्क्वायर अपॉन AD। क्या मैं इस V और यहां से आप देखिए U इक्वल्स टू C जो था वो कैपेसिटेंस था, और कैपेसिटेंस की वैल्यू थी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। साथ में नीचे A और था और एक D और था, तो ये बनेगा D स्क्वायर, और साथ में V स्क्वायर। A से A कैंसिल आउट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट और V अपॉन D इसका होल स्क्वायर। जो एनर्जी हमारे पास आई वो एनर्जी आ गई है U इक्वल्स टू, ये एनर्जी नहीं है, एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट। क्या V अपॉन D ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं होती है, तो यहां हम लिखेंगे E, और इसका स्क्वायर भी आएगा क्योंकि V अपॉन D का स्क्वायर है। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी, मींस एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी आएगी इस वॉल्यूम में। दूसरा, ये जो हमने कहा कि एनर्जी रिजाइड होती है वॉल्यूम में, अगर इस वॉल्यूम में हम देखें तो वॉल्यूम में क्या है हमारे पास? इन दोनों प्लेट्स के बीच जो रीजन है उसमें है क्या? उस वॉल्यूम में हमारे पास इस +Q और -Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस वॉल्यूम का नाम हटा के क्या हम ये नहीं कह सकते, और मोर स्पेसिफिकली we can say energy stored in the electric field that is present
दैट इज प्रेजेंट इन द वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम थी दोनों प्लेट्स के बीच, इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जो एनर्जी स्टोर होगी, ये एनर्जी स्टोर वॉल्यूम की बजाय हम ये कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होगी। ये भी हम यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, हमें ये भी पता है कि दोनों प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन होती है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों प्लेट्स के बीच, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अगर हम एजिज इफेक्ट को, फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड लाइंस को छोड़ दें तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम और इज यूनिफॉर्म बिटवीन द प्लेट, इज यूनिफॉर्म बिटवीन द प्लेट्स। और यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है प्लेट्स के बीच, तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं, अगर इस फ्रिंजिंग इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट कर दे तब, इस एजिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन अगर इसको नेग्लेक्ट कर दे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये पैरेलल है, स्पेस्ड है, इक्वली स्पेस्ड है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द प्लेट्स वो यूनिफॉर्म है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म, एंड फ्रॉम दिस वी कैन से दैट, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो जो एनर्जी डेंसिटी है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो भी हर जगह सेम होगी इन प्लेट्स के बीच। सो वी कैन से दैट एनर्जी डेंसिटी is same everywhere between the plates। ये हमारे पास लास्ट पॉइंट, और इसमें ध्यान रखना कि ये फ्रिंजिंग इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट करके चले। ये था आज का हमारा टॉपिक, और इस टॉपिक के साथ ही हमारी फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हम थ्योरी कर चुके हैं, बस न्यूमेरिकल बचते हैं इस कैपेसिटर और कैपेसिटेंस पे। ये न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जब तक आप इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़िए और जितने भी नोट्स आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं उनको कंप्लीट करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।